यह क्या राजीव, तुम अभी तक कंप्यूटर में ही उलझे हुए हो? रिया घर में घुसते ही तीखे स्वर में बोली थी। कंप्यूटर में उलझा नहीं हूँ, काम कर रहा हूँ, राजीव ने उतने ही तीखे स्वर में उत्तर दिया था। ऐसा क्या कर रहे हो सुबह से? हर बात तुम्हें बतानी आवश्यक नहीं है और कृपया मेरे काम में विघ्न मत डालो, राजीव ने झिड़क दिया तो रिया चुप न रह सकी। बताने को है भी क्या तुम्हारे पास? दिन भर बैठकर कंप्यूटर पर गेम खेलते रहते हो, काम धंधा तो कुछ है नहीं। मुझे तो लगता है कि तुम काम करना ही नहीं चाहते। प्रयत्न करने पर तो टेढ़े कार्य भी बन जाते हैं, पर काम ढूंढने के लिए हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। तो अब तुम मुझे बताओगी कि काम ढूंढने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ठीक कहा तुमने, मैं होती कौन हूँ तुमसे कुछ कहने वाली। मैं तो केवल घर बाहर पिसने के लिए हूँ। बाहर काम करके लौटती हूँ तो घर वैसे का वैसा पड़ा मिलता है। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि अब तुम ही तो घर की कमाऊ सदस्य हो। मुझे तो सुबह उठते ही तुम्हें साष्टांग प्रणाम करना चाहिए और हर समय तुम्हारी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। मैं अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न कर भी रहा हूँ कि महारानी जी को कोई कष्ट न पहुँचे, फिर भी कोई कोरकसर रह जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ। राजीव का व्यंग्यपूर्ण स्वर सुनकर छटपटा गई थी रिया। क्यों इस प्रकार शब्दबाणों के प्रयोग से मुझे छलनी करते हो राजीव? अब तो ये तनाव मेरी सहनशक्ति को चुनौती देने लगा है, रिया रो पड़ी थी। ये क्यों नहीं कहती कि बेकार बैठे निखट्टू पति को तुम सह नहीं पा रही हो? दिन ब दिन कटखनी होती जा रही हो, क्रोधित स्वर में बोल राजीव घर से बाहर निकल गया था। रिया अकेली बिफरती रह गई थी। माता पिता को आपस में तू मैं करते देख दोनों बच्चे किशोर और कोयल अपनी किताबें खोलकर बैठ गए थे और कनखियों से एक दूसरे को देखकर इशारों से बात कर रहे थे। शीघ्र ही इशारों का स्थान फुसफुसाहटों ने ले लिया था। मम्मी बहुत गंदी है, घर में घुसते ही पापा पर बरस पड़ी। पापा कितना भी काम करे मम्मी उन्हें चैन से रहने ही नहीं देती, कोयल ने अपना मत व्यक्त किया था। मम्मी नहीं पापा ही गंदे हैं, घर में काम करने से कुछ नहीं होता, बाहर जाकर काम करने से पैसा मिलता है और उसी से घर चलता है। मम्मी बाहर काम न करे तो हम सब भूखे मर जाएं। किशोर ने प्रतिवाद किया तो कोयल उस पर झपट पड़ी थी और दो चार थप्पड़ जमा दिए थे। फिर तो ऐसा महाभारत मचा कि दोनों के रोने बिलखने पर ही समाप्त हुआ था। कोहराम सुनकर रिया दौड़ी आई थी। वह पहले से ही भरी बैठी थी। उसने दोनों बच्चों की धुनाई कर दी और उनका रुदन धीरे धीरे सिसकियों में बदल गया था। रिया बच्चों को मारपीट कर देर तक शून्य में ताकती रही थी, जबकि चारों ओर फैला अस्तव्यस्त सा उसका घर उसे मुंह चिढ़ा रहा था। मेरे हंसते खेलते घर को न जाने किसकी नजर लग गई, उसने सोचा और फफक उठी। कभी वह स्वयं को संसार की सबसे भाग्यशाली स्त्री समझती थी। आर्थिक मंदी के कारण 6 माह पूर्व राजीव की नौकरी क्या गई, घर की सुख शांति को ग्रहण ही लग गया था। वहीं से प्रारंभ हुआ था उनकी मुसीबतों का सिलसिला। 0.80 प्रतिमाह कमाने वाले व्यक्ति के बेरोजगार हो जाने का क्या मतलब होता है, ये राजीव को कुछ ही दिनों में पता चल गया था। जो नौकरी रिया ने शौकिया प्रारंभ की थी, इस आड़े वक्त में वही जीवन संबल बन गई थी। न चाहते हुए भी उसे अनेक कठोर फैसले लेने पड़े थे। उच्च वर्गीय पौष इलाके के 3 शयन कक्ष वाले फ्लैट को छोड़कर वे साधारण सी कॉलोनी के 2 कमरे वाले फ्लैट में चले आए थे। पहले खाना बनाने, कपड़े धोने तथा घर व फर्नीचर की सफाई, बर्तन धोने वाली अलग अलग नौकरानियां थी, पर अब एक से ही काम चलाना पड़ रहा था। नई कॉलोनी में 2 कारों को खड़े करने की जगह भी नहीं थी। ऊपर से पैसे की आवश्यकता थी, अतः एक कार बेचनी पड़ी थी। सबसे कठिन निर्णय था किशोर और कोयल को महंगे अंतरराष्ट्रीय स्कूल से निकालकर साधारण स्कूल में डालने का। रिया राजीव ने बच्चों को यही समझाया था कि पढ़ाई का स्तर ठीक न होने के कारण ही उन्हें दूसरे स्कूल में डाल रहे हैं, पर जब एक दिन किशोर ने कहा कि वह माता पिता की परेशानी समझता है और अच्छी तरह जानता है कि वे उससे महंगे स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे, तो राजीव सन रह गया था। रिया के मुंह से चाहकर भी कोई बोल नहीं फूटा था। इस तरह की परिस्थिति में संघर्ष करने वाला केवल उनका ही परिवार नहीं था, राजीव के कुछ अन्य मित्र भी वैसी ही कठिनाइयों से जूझ रहे थे। वे सभी मिलते जुलते एक दूसरे की कठिनाइयों को कम करने का प्रयत्न करते। इस तरह हंसते बोलते बेरोजगारी का दंश कम करने का प्रयत्न करते थे। अपनी ओर से रिया स्थिति को संभालने का जितना ही प्रयत्न करती, उतनी ही निराशा के गर्त में गिरती जाती थी। पूरे परिवार को अजीब सी परेशानी ने घेर लिया था। बच्चे भी अब बच्चों जैसा व्यवहार कहाँ करते थे। पहले वाली नित नई मांगों का सिलसिला तो कब का समाप्त हो गया था। जब से उन्हें महंगे अंतरराष्ट्रीय स्कूल से निकालकर दूसरे मध्यवर्गीय स्कूल में डाला गया था, वे न मित्रों की बात करते थे और न ही स्कूल की छोटी मोटी घटनाओं का जिक्र ही करते थे।
रिया को स्वयं पर ही ग्लानि हो आई थी। बिना मतलब बच्चों को ढूंढने की क्या आवश्यकता थी। न जाने उनके कोमल मन पर क्या बीत रही होगी। भाई बहनों में तो ऐसे झगड़े होते ही रहते हैं। कम से कम उसे तो अपने होश नहीं खोने चाहिए थे, पर नहीं, वह तो अपनी झल्लाहट बच्चों पर ही उतारना चाहती थी। रिया किसी प्रकार उठकर बच्चों के कमरे में पहुंची थी। किशोर और कोयल अब भी मुंह फुलाए बैठे थे। रिया ने दोनों को मनाया, पुचकारा, मम्मी को माफ नहीं करोगे तुम दोनों? बच्चों का रुख देखकर रिया ने झटपट क्षमा भी मांग ली थी। पर यह क्या, डांट खाकर भी सदा चहकती रहने वाली कोयल फफक पड़ी थी। अब हमारा क्या होगा मम्मी? वह रोते हुए अस्पष्ट स्वर में बोली थी। क्या होगा का क्या मतलब है? और ऐसी बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? पापा की नौकरी चली गई मम्मी, अब आप उन्हें छोड़ दोगी ना? कोयल ने भोले स्वर में पूछा था। क्या? किसने कहा ये सब? न जाने क्या उलझुल बातें सोचते रहते हो तुम दोनों। रिया ने किशोर और कोयल को झिड़क दिया था, पर दूसरे ही क्षण दोनों बच्चों को अपनी बाहों में समेटकर चूम लिया था। हम सब का परिवार है ये, ऐसी बातों से कोई किसी से अलग नहीं होता। हम सब का बंधन अटूट है। पापा की नौकरी चली गई तो क्या हुआ, दूसरी मिल जाएगी। तब तक मेरी नौकरी में मजे से काम चल ही रहा है। कहाँ काम चल रहा है मम्मी? मेरे सभी मित्र यही कहते हैं कि अब हम गरीब हो गए हैं। तभी तो प्रगति इंटरनेशनल को छोड़कर हमें मॉडर्न स्कूल में दाखिला लेना पड़ा। टाइगर हाइट्स छोड़कर हमें जनता अपार्टमेंट के छोटे से फ्लैट में रहना पड़ रहा है। किशोर उदास स्वर में बोला तो रिया सन रह गई थी। ऐसा नहीं है बेटे, तुम्हारे पुराने स्कूल में ढंग से पढ़ाई नहीं होती थी, इसीलिए उसे बदलना पड़ा। रिया ने समझाना चाहा था, पर अपने स्वर पर उसे स्वयं ही विश्वास नहीं हो रहा था। बच्चे छोटे अवश्य है, पर उन्हें बातों में उलझाना बच्चों का खेल नहीं था। कुछ ही देर में बच्चे अपना गृह कार्य समाप्त कर खा पी कर सो गए थे, पर रिया राजीव की प्रतीक्षा में बैठे हुए ऊँघने लगी थी। रात के 11 बज गए तो उसने मोबाइल उठाकर राजीव से संपर्क करने का प्रयत्न किया था। घर से रूठ कर गए हैं तो मनाना तो पड़ेगा ही, पर नंबर मिलाते ही खाने की मेज पर रखा राजीव का फोन बजने लगा था। तो महाशय फोन यही छोड़ गए हैं? इतना गैर जिम्मेदार तो राजीव कभी नहीं थे। क्या बेरोजगारी मनुष्य के व्यक्तित्व को इस तरह बदल देती है? कब तक आंखें पसारे बैठी रही वह राजीव के लिए? कल ऑफिस भी जाना है। इसी उहापोह में कब उसकी आंख लग गई थी, पता ही नहीं चला था। दीवार घड़ी में 12 घंटों का स्वर सुनकर वह चौंक कर उठ बैठी थी। घबरा कर उसने राजीव के मित्रों से संपर्क साधा था। कौन? रमोला। रिया ने राजीव के मित्र संतोष के यहाँ फोन किया तो फोन उसकी पत्नी रमोला ने उठाया था। हाँ रिया, कहो कैसी हो? सॉरी रमोला, इतनी रात गए तुम्हें तकलीफ दी, पर शाम 6 बजे के गए। राजीव अभी तक घर नहीं लौटे हैं। तुम्हारे यहाँ आए थे क्या? कैसी तकलीफ रिया? आज तो लगता है सारी रात आंखों में ही कटेगी। राजीव आए थे यहाँ। राजीव और संतोष ने साथ चाय पी। गपशप चल रही थी कि मनोज की पत्नी का फोन आ गया कि मनोज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दोनों साथ ही मनोज के यहाँ गए हैं, पर उन्हें तुम्हें फोन तो करना चाहिए था। राजीव अपना मोबाइल घर ही भूल गए हैं, पर मनोज जैसा व्यक्ति ऐसा कदम भी उठा सकता है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। हुआ क्या था? पता नहीं। संतोष का फोन आया था कि मनोज और उसकी पत्नी में सब्जी लाने को लेकर तीखी झड़प हुई थी। उसके बाद वह तो पास के ही स्टोर में सब्जी लेने चली गई और मनोज ने ये कांड कर डाला, रमोला ने बताया था। हाय राम, इतनी सी बात पर जान दे दी। बात इतनी सी कहाँ है रिया, ये लोग तो आकाश से सीधे जमीन पर गिरे हैं। छोटी सी बात भी इन्हें तीर की तरह लगती है, पर इन्होंने एक दूसरे को सहारा देने के लिए संगठन बनाया हुआ है। कैसा संगठन और कैसा सहारा? जब अपनी ही समस्या नहीं सुलझती तो दूसरों की क्या सुलझाएंगे? रमोला लगभग रो ही पड़ी थी। संतोष भैया फिर भी तकदीर वाले हैं कि शीघ्र ही दूसरी नौकरी मिल गई। रिया के शब्द रमोला को तीर की तरह चुभे थे। तुमसे क्या छिपाना रिया, संतोष के चाचाजी की फैक्ट्री है। पहले से एक तिहाई वेतन पर दिन रात जुटे रहते हैं। ऐसा समय भी देखना पड़ेगा, कभी सोचा न था। रिया ने फोन रख दिया था। रिया की चिंता की सीमा न थी। इतनी सी बात पर मनोज ने ये क्या कर डाला? अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। रिया पूरी रात सो नहीं सकी थी। उसके और राजीव के बीच भी तो आए दिन झगड़े होते रहते हैं। वह तो दिन भर ऑफिस में रहती है और राजीव अकेला घर में। उससे आगे तो वह सोच भी नहीं सकी और फफक कर रो पड़ी थी। राजीव लगभग 10 बजे घर लौटे थे। यह क्या है, कल 6 बजे घर से निकलकर अब घर लौटे हो, एक फोन तक नहीं किया। रिया ने देखते ही उलाहना दिया था। क्या फर्क पड़ता है रिया,
मैं रहूं या न रहूं, तुम तो अपने पांवों पर खड़ी हो। ऐसी बात मुंह से फिर कभी मत निकालना, और किसी का तो पता नहीं पर मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। रिया फफक उठी थी। ये संसार ऐसे ही चलता रहता है रिया, देखो ना, मनोज हमें छोड़कर चला गया पर संसार अपनी ही गति से चल रहा है। न मनोज के जाने का दुख है और न ही उसके लिए किसी की आंखों में दो आंसू। राजीव रो पड़ा था। पहली बार रिया ने राजीव को इस तरह बेहाल देखा था। वह बच्चों के सामने ही फूट फूट कर रो रहा था। रिया उसे अंदर लिवा ले गई थी। किशोर और कोयल आश्चर्यचकित से खड़े रह गए थे। तुम दोनों यहीं बैठो, मैं चाय बना लाती हूँ। रिया हैरान परेशान सी बच्चों को बालकनी में बिठाकर राजीव को सांत्वना देने लगी थी। वह नहीं चाहती थी कि राजीव की इस मनोस्थिति का प्रभाव बच्चों पर पड़े। ऐसा क्या हो गया जो मनोज हद से गुजर गया? पिछले सप्ताह ही तो सपरिवार आया था हमारे यहाँ। इतना हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति अंदर से इतना उदास और अकेला होगा, ये भला कौन सोच सकता था? रिया के स्वर में भय और अविश्वास साफ झलक रहा था। उत्तर में राजीव एक शब्द भी नहीं बोला था। उसने रिया पर एक गहरी दृष्टि डाली थी और चाय पीने लगा था। मनोज की पत्नी और बच्चे का क्या होगा? रिया ने पुनः प्रश्न किया था। वह अब भी स्वयं को समझा नहीं पाई थी। उसके पिता आ गए हैं, वही दोनों को साथ ले जाएंगे। पिता का अच्छा व्यवसाय है, मेवों के थोक व्यापारी हैं। वह तो मनोज को व्यापार संभालने के लिए बुला रहे थे, पर यह जिद ठाने बैठा था कि पिता के साथ व्यापार नहीं करेगा। रिया की विचार श्रृंखला थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मनोज की पत्नी मंजुला अक्सर अपनी पुरातनपंथी ससुराल का उपहास किया करती थी। पता नहीं उन लोगों के साथ कैसे रहेगी। उसके दिमाग में उथल पुथल मची थी। कहीं कुछ भी होता था तो उनके निजी जीवन से कुछ इस प्रकार जुड़ जाता था कि वह छटपटा कर रह जाती थी। राजीव का नियुक्ति पत्र देखकर प्रसन्नता से उछल पड़ी थी। इतना खुश होने जैसा कुछ नहीं है। एक तो वह आधे से भी कम वेतन देंगे, दूसरे मुझे बंगलौर जाकर रहना पड़ेगा। यहाँ नोएडा में उनका छोटा सा ऑफिस है आवश्यक, पर मुझे उनके मुख्यालय में रहना पड़ेगा। ये तो और भी अच्छा है, वहाँ तो तुम्हारे माता पिता भी हैं। उनकी तो सदा से यही इच्छा है कि हम सब साथ रहें। मैं सोचता हूँ कि पहले मैं जाकर नई नौकरी ज्वाइन कर लेता हूँ। तुम कोयल और किशोर के साथ कुछ समय तक यहीं रह सकती हो। नहीं, न मैं अकेले रह पाऊंगी, न ही कोयल और किशोर। सच कहूँ तो यहाँ दम घुटने लगा है मेरा। मेरे मामूली से वेतन में 6-7 महीने से काम चल रहा है। तुम्हें तो उससे दोगुना वेतन मिलेगा। हम सब साथ चलेंगे। कोयल और किशोर सुनते ही प्रसन्नता से नाच उठे थे। उन्होंने दादा दादी के घर में अपने कमरे भी चुन लिए थे। राजीव के माता पिता तो फोन सुनते ही झूम उठे थे। वर्षों बाद कोई शुभ समाचार सुनने को मिला है, उसकी माँ भरे गले से बोली थी और आशीर्वादों की झड़ी लगा दी थी। पर तुम्हारी स्वतंत्रता का क्या होगा? फोन रखते ही राजीव ने प्रश्न किया था। इतनी स्वार्थी भी नहीं हूँ मैं कि केवल अपने ही संबंध में सोचूं। तुमने साथ दिया तो मैं भी सबके खिले चेहरे देखकर समझौता कर लूंगी। समझौता? इतने बुरे भी नहीं है मेरे माता पिता। आधुनिक विचारों वाले पढ़े लिखे लोग हैं और मुझसे अधिक मेरे परिवार पर जान छिड़कते हैं। इतना कहकर राजीव ने ठहाका लगाया तो रिया को लगा कि इस खुशनुमा माहौल के लिए कुछ बलिदान भी करना पड़े तो वह तैयार है।